कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, इस वक्त बिहार चुनाव के कारण देश की सियासत में कुछ पुराने अनसुलझे मुद्दे भी चर्चा में बने हुए हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रवासी मजदूरों की तकलीफें, अन्नदाताओं की मजबूरियां, महंगाई, 100 रुपए किलो बिकते आलू प्याज, ये सारे शब्द अब चुनावी मंचों से गूंज रहे हैं। मेरे राज से तेरा राज बेहतर कैसे, इस पर बहसें चल रही हैं। लोकतंत्र में विकास का रास्ता ऐसी बहसों से ही तय होता है, लेकिन मोदी राज में इस रास्ते में जब भी स्पीड ब्रेकर आए तो उससे बच के निकलने के यानी शॉर्टकट की तलाश में भाजपा लग जाती है। इसमें कभी राष्ट्रवाद काम आता है तो कभी आतंकवाद, और पाकिस्तान तो सबसे आसान शॉर्टकट है जहां से सत्ता तक पहुंचना सबसे सुविधाजनक लगता है। तो बिहार चुनाव में भी अब ऐसे शॉर्टकट दिखने लगे हैं। यह और बात है कि इन मुद्दों का जिक्र बिहार से दूर गुजरात में हुआ। देश को वहीं से यह भी दिखाने की कोशिश की गई कि सी प्लेन में बैठकर विकास कैसा नजर आता है, और मोर को दाना चुगाने के बाद तोते को कंधे पर बिठाने का तो आनंद ही अलग है। तो आज आईने की नजर से देखेंगे नित नए करतब दिखाकर देश को कहां ले जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों वो बिहार के लोगों को जंगल राज का डर बता रहे हैं, और क्या वो देश की धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत कर पा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट की। पाकिस्तान की संसद में अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को मजबूत बनाने के लिए तर्क पेश करते करते केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी का अपनी जुबान पर संयम नहीं रहा और वे फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकी घटना का सेहरा इमरान खान के सिर बांध गए। भारत में घर में घुसकर मारेंगे वाला डायलॉग काफी चर्चित हुआ है और अब पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये दांव शायद इमरान सरकार पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले ही खराब है। लेकिन मोदी सरकार और उसके गोदी पत्रकारों ने इस मुद्दे को लपकने में जरा देर नहीं की। कई चैनलों पर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और पापियों की मौत मरेगा पाकिस्तान जैसे कार्यक्रम चल पड़े। मोदी जी के उत्साही मंत्री और सोशल मीडिया आर्मी उन विपक्षी नेताओं के बयान खंगालने लग गई जिन्होंने पुलवामा पर सरकार से जवाब मांगा था। मोदी जी ने भी गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पूरे नाटकीय अंदाज में विपक्ष को कोसा। उन्होंने कहा कि देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था। पाकिस्तान की संसद में जो सत्य स्वीकारा गया है उसने इन लोगों के असली चेहरे को देश के सामने ला दिया है। तो पता नहीं मोदी जी ने कौन से आत्मज्ञान के सहारे ये समझ लिया कि जो लोग पुलवामा में हुई चूक के लिए उनसे जवाब मांग रहे थे वे जवानों की शहादत से दुखी नहीं थे। खैर, गलतफहमी बनाई और बढ़ाई ही इसीलिए जाती है ताकि उससे अपना लाभ कमाया जा सके। पाकिस्तान की संसद में कही बातों से बिहार में मोदी जी को एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। 2019 के आम चुनाव में पुलवामा से मदद मिली थी, तो शायद यही मदद अब बिहार में मिल जाए, क्योंकि बिहार में उनकी रैलियों में खाली कुर्सियां दिखने लगी हैं और तेजस्वी यादव की सभाओं में पैर धरने की जगह भी नहीं मिलती। बिहार चुनाव में तो मोदी जी नीतीश कुमार के 15 साल के विकास कार्य दिखा नहीं पाए, इसलिए अब गुजरात में सी प्लेन में उड़ान भरकर देश को विकास का नया ABCD पढ़ाया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक निजी विमान कंपनी ने सी प्लेन सेवा शुरू की है, जिसमें 1500 रुपए किराया है और 40 मिनट में 200 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है। सी प्लेन के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती और यह पानी या जमीन कहीं भी लैंड कर सकता है। शनिवार को इस सी प्लेन में बैठकर मोदी जी भी केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट आए। बताया जा रहा है कि आम आदमी के लिए सी प्लेन मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वैसे याद आता है कि बुलेट ट्रेन भी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देश ने मोदी जी के मन की बात खूब सुनी, अब उनके सपनों को भी आम आदमी के लिए बताया जा रहा है, जबकि आम आदमी तो 2 वक्त चैन की रोटी के सपने में ही खुश हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार में सस्ता खाना भी अब सपनों में नहीं मिल रहा। आलू प्याज भी खरीदना मुश्किल हो रहा है और प्रधानमंत्री अब भी दावा कर रहे हैं कि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा है कि कोरोना के बावजूद इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है।
भारत 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। न्यू इंडिया को मार्केट फोर्सेस पर भरोसा है, निवेश बढ़ेगा। भारत निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि निराशावादी लोगों को इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन देश की जनता को इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा है। तो मोदी जी शायद सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहते, तभी तो वो सवाल उठाने वालों को निराशावादी करार देते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि जनता उनके सपनों की भूल भुलैया में गुम रहे ताकि असल मुद्दों पर सरकार से सवाल ही न कर सके। तभी तो जब लॉकडाउन के कारण देश का गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गया, जब लाखों मजदूर पैदल घर लौट रहे थे, तब मोदी जी मोर को दाना चुगाते हुए फोटो शूट करवा रहे थे। और अब उन्होंने तोतों के साथ फोटो खिंचवाई है, जबकि शनिवार को ही उन्होंने सिविल सर्विसेज के ट्रेनी अफसरों को संबोधित किया तो लगे हाथ सलाह भी दे डाली कि मीडिया में दिखास और छपास के रोग से दूर रहिए, ये रोग लगे तो विकास से दूर रह जाएंगे। पता नहीं इस सलाह पर साहेब खुद कितना अमल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 6 सालों में जनता को अपने कई रूप दिखाए हैं। चाय वाला तो वो पहले ही थे, फिर सन्यासी, फकीर, कवि, लेखक और अब प्रकृति प्रेमी के रूप में उनका परिचय देश को लगातार मिल रहा है। आज से 4 साल पहले यानी 1 नवंबर 2016 को रायपुर के पास जंगल सफारी में बाघ की तस्वीरें खींचते हुए उनकी कई तस्वीरें आई। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुतेरा हिस्सा जंगल है, लेकिन रायपुर के पास एक छोटे से पार्क को सरकार ने जंगल सफारी में बदल दिया। इसके बाद पिछले साल मैन वर्सेस वाइल्ड में वो बेयर ग्रिल्स के साथ जंगलों में बहादुरी दिखाते नजर आए। अभी कुछ महीने पहले वो मोर को प्रसन्न मुद्रा में दाने चुगा रहे थे, मानो देश में कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं। और अब गुजरात में उन्होंने जंगल सफारी का उद्घाटन किया। अब तक तो गुजरात में गिर वन के सिंह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन अब देश का ध्यान उन तोतों पर भी जाएगा जिन्हें मोदी जी के हाथ और कंधों पर बैठने का मौका मिला। तो जंगल में मंगल करते मोदी जी का पशु पक्षियों के लिए प्यार अच्छी बात है। उन्हें जंगल पसंद है और लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर डराना शायद उनका शगल बन गया है। इसीलिए बिहार के चुनाव में इस वक्त जंगल राज का शोर खूब है। एक रैली में तेजस्वी यादव के लिए बिना नाम लिए मोदी जी ने उन्हें जंगल राज का युवराज बताया है। जनता को यह कहकर डराने की कोशिश की कि जंगल राज के युवराज आए तो बिहार में अपराध का उद्योग शुरू हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के 15 साल में बिहार में कैसा राज रहा, ये भी अब जनता के सामने है। इसीलिए कहीं जंगल राज के डर का ये दांव उल्टा न पड़ जाए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पीएम मोदी एनडीए के चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए डराने की कोशिश की, अपराध उद्योग के बढ़ने की बात कही। लेकिन वो शायद भूल गए कि इसी मुजफ्फरपुर में भयावह बालिका गृह कांड हुआ, जिसकी शिकार मासूम बच्चियों को इंसाफ तो अब तक नहीं मिला। उल्टा इस कांड की आरोपी मंजू वर्मा को जेडीयू का प्रत्याशी बनाकर नीतीश कुमार ने उनके जख्मों पर नमक छिड़का है। आंकड़े बताते हैं कि अपराध नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी कम नहीं हुए हैं और जंगल राज के बरक्स सुशासन का दावा धराशायी हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार के पास अपने कार्यकाल की कुछ खास बातें बताने को नहीं थी, तो वे पहले लालू राज की बुराइयां करते रहे, फिर मोदी सरकार के नाम पर वोट मांगने लगे और अब बात जंगल राज पर आने लगी है। लेकिन जंगल राज की याद दिलाने से बिहार के दलित और पिछड़ों को लालू शासन का वो दौर भी याद आ सकता है जब सामाजिक न्याय के नाम पर उन्हें राजनीति में प्रमुखता मिलने लगी थी। गौरतलब है कि बिहार में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ इन ऊंची जातियों की पार्टी स्वाभाविक तौर पर भाजपा को माना जाता है। पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश भाजपा ने की है, लेकिन वो उनकी स्वाभाविक पसंद नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार ने बीते सालों में कुछ गैर यादव ओबीसी समुदायों, अति पिछड़ी जातियों, महादलित और पसमानदा मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन राजद का साथ छोड़कर दोबारा बीजेपी का दामन थामने के कारण पसमानदा मुसलमान उनसे छिटक गए और अब ऐसा ही कुछ महादलित अति पिछड़ी जातियां भी कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो लालू प्रसाद यादव के 90 के दशक में यादवों, मुसलमानों और पिछड़ी जातियों को लेकर जो सामाजिक गठजोड़ बनाया गया था, वही इतिहास फिर लौट सकता है और ऐसा हुआ तो भाजपा का दांव उसे उल्टा पड़ेगा। इन जातियों के वोटर जानते हैं कि अपनी तमाम खामियों के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने न तो कभी हिंदुत्ववादी शक्तियों को बढ़ने में सहयोग किया और न ही दबदबे वाली जातियों के सामने सिर झुकाया। इधर तेजस्वी यादव ने ऊंची जाति के नेता जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो राजनीति की है, उसका संदेश सवर्ण मतदाताओं में सकारात्मक गया है। रहा सवाल 15 साल पहले के लालू राज का, तो इस वक्त जो मतदाता हैं उसमें 51% 18 से 39 साल की उम्र तक के हैं।
यानी 1995 में जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उस समय इनमें से बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था। और जो लोग आज 30-40 साल के हैं, वो उस समय ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 साल के रहे होंगे, जो आज अपनी नौकरी, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार इन सवालों के जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, तो अब वो दूसरे मुद्दों को उठाने में लग गए हैं। जैसे अब उन्होंने आरक्षण का शिगुफा छेड़ दिया है, जिससे एक बारगी ऐसा लगता है कि वो पिछड़ी जातियों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी नजर में ये भाजपा को काउंटर करने वाला सोचा समझा कदम प्रतीत होता है, क्योंकि भाजपा आरक्षण विरोधी बयान की भुक्तभोगी है। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले वाल्मीकि नगर में नीतीश कुमार ने जातियों की आबादी के हिसाब से आरक्षण का मुद्दा उछालकर भाजपा को मुश्किल में डाल दिया। आरक्षण के दांव से लगता है कि नीतीश कुमार पिछड़ों को लुभाने में लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सवर्ण मतदाता भाजपा से छिटक सकते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में चुनाव के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की बात कही थी, और जब नतीजे आए थे तब बीजेपी की जबरदस्त हार हुई थी। तब कहा गया था कि बीजेपी की हार में मोहन भागवत द्वारा मुद्दा उठाए जाने का बड़ा हाथ था। लालू प्रसाद यादव ने तभी कह दिया था कि बिहार में बीजेपी के भाग्य का फैसला ये टिप्पणी कर चुकी है। उन्होंने तब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के दौर की याद दिलाई थी, जिसमें जनता दल विजयी हुआ था। गौरतलब है कि मंडल कमीशन ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, और 1989 के चुनाव में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर वो सत्ता में आता है तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी, हालांकि ये 1 साल ही चली। मंडल की राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी, यानी आरक्षण के खिलाफ सवर्ण तबके को साथ लिया था, जो आज उसका वोट बैंक है। लेकिन अब भाजपा खुलकर आरक्षण का विरोध नहीं कर पा रही है। ऐसे में नीतीश ने आरक्षण की बात छेड़कर भाजपा को यह एहसास दिला दिया है कि उन्हें साइडलाइन करने का नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। यानी एनडीए में नीतीश अपना महत्व बनाए रखने में लगे हुए हैं। अजीब उलटबासी है कि एनडीए वोट मांगते वक्त बात करती है विकास की, लेकिन राजनीति में धर्म और जाति का दांव भी नहीं छोड़ पाती। उधर महागठबंधन लगातार विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, खेती, उद्योग आदि की बात कर रहा है। बिहार की जनता अगर जाति धर्म के चक्रव्यूह से निकलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले मुद्दों पर मतदान करती है, तो ये वाकई क्रांतिकारी कदम होगा। ऐसा करके बिहार वाकई आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त ये देखना दुखद है कि दुनिया को फिर मध्ययुगीन मानसिकता की ओर धकेला जा रहा है, और भारत भी उससे अछूता नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने के बाद शिक्षक के सिर कलम करने की घटना ने आतंकवाद, इस्लामोफोबिया, धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस छेड़ दी है। ये घटना निंदनीय थी, लेकिन इसके बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इसे इस्लामी आतंकवाद करार दिया, जिस पर दुनिया के कई इस्लामिक देशों में फ्रांस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से की ये आग भारत में भी नजर आई, जहां कई शहरों में फ्रांस के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हुए। धर्मनिरपेक्षता फ्रांस के संविधान में है, और 1905 में वहां चर्च और राज्य को अलग करने का कानून लागू हुआ, जो धर्म को राज्य का विषय नहीं मानता। भारत में भी धर्मनिरपेक्षता संविधान में निहित है, लेकिन मौजूदा राजनीति में धर्म को किसी न किसी तरह राज्य का विषय बना ही दिया जाता है। याद कीजिए कि राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, और चुनाव में वोट भी राम मंदिर के नाम पर ही मांगा जाता है। फ्रांस को अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का पूरा हक है, उसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी हक है, लेकिन किसी एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ना किसी तरह से सही नहीं है। कुछ एक लोगों के गलत कामों के कारण पूरी कौम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। नॉर्वे और न्यूजीलैंड में बीते सालों में आतंकी हमले हुए, लेकिन मारने वाले मुस्लिम नहीं थे। यही बात भारत पर भी लागू होती है। अब अल्पसंख्यकों को बार बार अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है, और किसी बहुसंख्यक समुदाय से आने वाले को आतंक का आरोपी होने पर भी चुनाव जीतने का मौका मिल जाता है। फ्रांस, टर्की, पाकिस्तान या हिंदुस्तान, यहाँ की हुकूमतों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसकी जड़ों में जाना चाहिए, लेकिन सब सुविधा की राजनीति करते हुए केवल ऊपरी फल पत्ती तोड़ने का दिखावा कर रहे हैं। खैर, विकास, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब में सही संतुलन हो तो दुनिया को खूबसूरत बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सत्ता का लालच इस खूबसूरती पर हमेशा दाग लगाते आया है। इस दाग को दूर करने के लिए अब दुनिया को इनकलाब की दरकार है।
खैर, शायर हनीफ साजिद ने ठीक ही फरमाया है कि इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।